नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। आप देख रहे हैं द हेल्थ शो। आज हम मौजूद हैं बढ़िया के रेफरल अस्पताल के पास, महाकाल मेडिकल के नज़दीक, डॉक्टर सुमित सर के यहाँ। डॉक्टर सुमित सर लीवर, किडनी और शुगर रोग विशेषज्ञ हैं। तो आइए आज जानते हैं सर से फैटी लीवर के बारे में। हमारा पहला सवाल है फैटी लीवर से संबंधित। सर, पहले तो स्वागत है आपका द हेल्थ शो में। थैंक यू। सर, पहला क्वेश्चन हमारा है कि आजकल देखा जा रहा है कि जैसा पहले सुनने में आता था कि जो लोग शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं उन्हें फैटी लीवर हुआ करता था, लेकिन देखने में आ रहा है कि आजकल कई सारे लोगों को फैटी लीवर हो रहा है। तो फैटी लीवर क्या है और इसके समाधान क्या है? फैटी लीवर अगर आसान भाषा में समझे तो आपका जो तेल होता है, फैट होता है, उसके लीवर में स्टोर हो जाता है। वो सिर्फ पहले जो ऐसा मिथ्या था, ऐसा लोग मानते थे सिर्फ कि अल्कोहल पीने से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ज़्यादा देर अगर भूखे रह रहे हैं तो भी आपको फैटी लीवर होगा। आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो भी आपको फैटी लीवर होगा। आप ज़्यादा तेल, नॉनवेज, मांस, मुर्गा का सेवन कर रहे हैं तो भी फैटी लीवर होगा। आप अगर कोई बीमारी से ग्रसित हैं और अगर आप डाइट उस हिसाब से नहीं ले रहे हैं तो भी आपका फैटी लीवर होगा। कहने का मतलब ये हुआ, फैटी लीवर का बहुत सारा कारण है, उसमें से एक कारण अल्कोहल लेना है। तो जिनके साथ ये समस्या हो रही है तो फैटी लीवर के समाधान के लिए वो क्या कर सकते हैं? फैटी लीवर के समाधान में सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि कारण क्या है। अगर आपको ज़्यादा देर, बहुत जैसे फीमेल में देखा क्या जाता है कि वो बहुत रात का खाना बहुत पहले खाती हैं, सुबह का खाना 1 बजे सुबह खाती हैं पूजा पाठ करने के चक्कर में, तो होता क्या है कि आपका उस केस में फैटी लीवर होता है। तो उनका डाइट मेंटेन किया जाता है और कुछ सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड किया जाता है। आप सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए, 45 मिनट का वॉक कीजिए, फाइबरस फ्रूट लीजिए, फाइबरस वेजिटेबल लीजिए, आपका फैटी लीवर नॉर्मल हो जाएगा। उसमें कोई बड़ी बीमारी वो नहीं है, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। आप सिर्फ उसका अपने लाइफ स्टाइल को सुधारिए, डाइट को मेंटेन कीजिए, आपका फैटी लीवर रिजॉल्व हो जाएगा। आजकल देखा जा रहा है कि जैसे पथरी का होना, तो पथरी की समस्या भी आजकल आम हो गई है। लोगों को अक्सर देखा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं पथरी हो जा रहा है और वो कोई लेजर से ऑपरेशन करा रहे हैं, कोई ऐसे करा रहे हैं। तो पथरी होने के क्या कारण हैं और उसके समाधान के लिए वो क्या कर सकते हैं? औसतन 10 mm से या 8 mm, ऐसे 8 mm या 10 mm से कम वाले जो स्टोन होते हैं, जिसको पथरी कह रहे हैं, रीनल स्टोन की बात कर रहे हैं, तो वो दवाई से एक पॉसिबिलिटी होता है कि वो आराम हो जाता है। लेकिन अगर 8 या 10 mm से ज़्यादा का स्टोन है आपका, तो संभवतः ये होता है कि आपको सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। उसका मेन कारण, बहुत सारा कारण में से सबसे सिंपल कारण है कि लोग पानी कम पीते हैं। पानी कम पीना, नमक का सेवन ज़्यादा करना, खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाना, मिठाई ज़्यादा खाना, ये सब मेन कारण है आपका स्टोन का। फैटी स्टूल होना मेन कारण है स्टोन का। तो अगर आप स्टोन से बचना चाहते हैं, पहले लोग को लगता था कि पथरी मसाला खाने से ही सिर्फ होता है, मसाला वाले खाने से। वो सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन आज के साइंस में ये भी बताया जाता है कि पथरी अगर ज़्यादा देर कॉन्स्टिपेटेड आप हैं, उसके वजह से भी आपको रीनल स्टोन हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, आपका ओबेसिटी कम करना चाहिए, आपको नमक कम खाना चाहिए। नमक का सेवन अगर आप करते हैं, सेंधा लवण की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, खट्टी चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए, आपको दूध, कैल्शियम कंटेंट वाली फूड ज़्यादा लेनी चाहिए। इससे आप रीनल स्टोन से बच सकते हैं। बहुत सारी दवाइयों की वजह से भी स्टोन होता है, तो दवाइयों से भी बचना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं आज की डेट में, खुद से दवाइयाँ खरीद रहे हैं, उनके वजह से भी आप पथरी हुआ है, आपको स्टोन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। सर, हमारा तीसरा सवाल है शुगर से रिलेटेड। पहले हम देखते थे कि जिनकी उम्र 55, 60, 70 हुआ करता था, उन लोगों को शुगर की समस्याएं होती थी, लेकिन आज देखा जा रहा है कि 28, 30, 35 साल के लोगों में भी शुगर का लेवल काफ़ी बढ़ जा रहा है और उसके कारण वो मतलब अपने कम उम्र की ज़िंदगी में भी वो मीठेपन का लाभ नहीं ले पाते हैं और साथ ही साथ कई बीमारियां उनके ऊपर और हावी हो जाती है। तो ये शुगर के क्या कारण हैं और जो लोग इससे बचना चाहें कि हाँ उन्हें कम उम्र में शुगर की परेशानी ना हो, और शुगर जेनेटिक भी है कि अगर शुगर किसी एक आदमी को हो गया तो वो लगातार अनुवांशिक रोग की तरफ बढ़ता जाएगा। तो सर, शुगर के रोकथाम के लिए क्या किया जाए और शुगर से संबंधित जो भी उपचार हो सकते हैं सर, इस पे कुछ प्रकाश डालें।
शुगर आप जैसा भी अब बता रहे थे कि पहले लोग 45 साल 50 साल में शुगर पेशेंट हुआ करते थे, आज 25 साल 20 साल वाले हो रहे हैं। तो शुगर का एक टाइप होता है, मुख्यतः शुगर 3 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2 और मॉडी। मॉडी का मतलब होता है मैच्योर ऑनसेट डायबिटीज़ यंग पेशेंट। जो यंग पेशेंट में डायबिटीज़ होता है उस मॉडी होता है। टाइप 1 का जो होता है वो ज़्यादातर कम एज में होता है, 40 साल के पहले। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है औसतन वो बहुत कम होता है। अगर रेंज पकड़ कर चलते हैं हम तो 100 पेशेंट में मान कर चलो अब 10 पेशेंट को टाइप 1 होता है, 90 को टाइप 2 होता है। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो दूसरी डायबिटीज़ है टाइप 2, वो 45 साल बाद वालों को होता है। और टाइप 1 वाला जो होता है वो हमेशा 30 साल 25 साल 20 साल वाले बच्चों को होता है। अब ये जो टाइप 1 जो होता है उसमें क्या वो अनुवांशिक ही ज़्यादातर होता है, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होती है। टाइप 2 जो होता है वो ओबेसिटी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से होता है। आ जाते हैं आपके दूसरे सवाल पे कि बचाव के लिए क्या करते हैं। औसतन टाइप 2 में देखा क्या जाता है ओबेसिटी की वजह से, मोटापे की वजह से होता है और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से होता है। आप अगर डायबिटीज़ से आपको बचना है तो आपको सबसे पहला अपना सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, जो आराम से बैठना सोना कोई काम नहीं करना, इन सबसे आपको बचना पड़ेगा। आपको सुबह मॉर्निंग वॉक करना होगा, वैसी डाइट लेनी होगी, ज़्यादा फैटी फूड नहीं लेना होगा, अल्कोहल से बचना होगा, स्मोकिंग से बचना होगा, तब आप डायबिटीज़ से निजात पा सकते हैं, डायबिटीज़ आपको नहीं होगा। अगर किन्हीं को डायबिटीज़ हो गया है तो उनको 3-4 चीज़ों पे ध्यान दें। अब डायबिटीज़ में देखा जाता है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि सर हम चावल खाएं। तो जो चावल खाना चाहते हैं डायबिटीज़ में, उनका एक ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे पेशेंट नहीं परहेज कर पाते हैं, तो उनको कहा जाता है कि आप चावल को भिगो कर रात में सुबह में उसका चावल बनाकर आप खाओ। उससे क्या होता है कि लोग कुकर वाला चावल जो खाते हैं उनसे ज़्यादा डायबिटीज़ हो रहा है। अच्छा, तो मतलब कुकर के चावल से डायबिटीज़ हो सकता है? हाँ, एक पॉसिबिलिटी है, आप ये नहीं कन्फर्मेटरी, वो बढ़ जाता है। अगर किसी को डायबिटीज़ है और वो कुकर का चावल प्रीफर कर रहा है तो उसमें क्या देखा जाता है, उससे डायबिटीज़ ज़्यादा फैलता है, मतलब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा इफेक्ट करता है। और तसले वाला जो हम लोग चावल बनता है जिसमें माड़ पसाया जाता है, उस चावल में देखा जाता है कि कुकर के कंपेयर में वो शुगर को कम अफेक्ट करता है। और इसमें आपको सबसे पहले देखना ये चाहिए कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो एक्यूरेट दवा लीजिए। लोग क्या कर रहे हैं, जैसे अगर मान कर चलिए एक फलाना आदमी को डायबिटीज़ है, वही दवाई दूसरे को दे दिया, अगर उसका शुगर लेवल बना, यानी कि लोग ही खुद एक दूसरे को दवाई डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब कि खुद से लोग आपस में बातचीत करके सुझाव दे करके कुछ भी कर ले रहे हैं। हाँ, ये जो कि बहुत गलत है। आप यही सब चीज़ें हार्ट की बीमारियों को प्रमोट करता है। हो क्या रहा है कि अगर आप डायबिटीज़ का अच्छे से कंट्रोल नहीं करते हैं, मान कर चलिए 5 ग्रुप है दवाइयों का, ABCDE 5 ग्रुप दवाइयों का है। अब पाँचों ग्रुप हर इंसान के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। वो शरीर के हिसाब से, उसके कंडीशंस के हिसाब से, उनके रहन सहन के हिसाब से दवाइयों का चयन होता है। अब मान कर चलिए हम कोई दवाई ए ले रहे हैं तो मेरे लिए ये सूटेबल है, ये आपको अगर डायबिटीज़ है तो आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो उस कंडीशंस में आपको दवाइयाँ दूसरी लेनी पड़ेगी। आपको हमेशा डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि जितनी भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनका हाई BP, आपका एंजाइना, चेस्ट पेन, ये सब ज़्यादा था, ब्लॉकेज आपको दिखने के लिए मिलता होगा। मेन यही होता है कि शुगर कंट्रोल ब्लड में आ जा रहा है, लेकिन और भी जो पैरामीटर्स है वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो आपको ये देखना होगा कि शुगर कंट्रोल करना मैटर नहीं कर रहा है, शुगर कंट्रोल करते साथ और भी ऑर्गन जो अफेक्ट हो रहा है उसको भी बचाना है। अगर जैसे किसी को शुगर है तो 3 ऑर्गन सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, वो है हार्ट, वो है लीवर, वो है किडनी। ऐसे अफेक्ट सारा होता है, लेकिन 3 मोस्टली होता है। अब आपको ये देखना होगा कि इस पेशेंट का किस स्टेज में है। अगर डायबिटीज़ की वजह से किसी का किडनी खराब है तो उसकी जो डायबिटीज़ का ड्रग ऑफ चॉइस होगी, यानी दवाइयों का जो चयन होगा वो अलग होगा। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है और उसको हार्ट की बीमारी हो रही है, हाई BP है, तो उनका दवाइयों का चयन अलग होगा। अगर डायबिटीज़ में, अभी अब फैटी लीवर का बात करें तो डायबिटीज़ में फैटी लीवर आ रहा है, लीवर सिरोसिस आ रहा है, तो उसका दवाइयों का चयन अलग होगा। जो डायबिटीज़ की वजह से फैटी लीवर होता है उसको NAFLD कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, तो उनमें डायबिटीज़ की दवाइयों का चयन अलग है। इन शॉर्ट हम ये बताना चाह रहे हैं कि दवाइयाँ का जो चयन होता है वो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होता है। लोग क्या कर रहे हैं, खुद से दवाइयाँ ले रहे हैं, ये गलत है।
सर हमारा चौथा जो सवाल होगा, जब आदमी हाइपरटेंशन में किसी समस्या से जूझ रहा होता है, काफ़ी उथल पुथल उसके दिमाग में चल रहा होता है, तो वो आमंत्रण देता है बीपी को, वो आमंत्रण देता है शुगर को, और कई सारी बीमारियां, खास करके बीपी और शुगर ऐसा सुनने में आता है कि ज़्यादा टेंशन लेने से हो जाता है। तो सर हाइपर टेंशन के बारे में कुछ बताएं। बीपी जो होता है, जैसे आप अभी स्ट्रेस कंडीशंस पे आप ले जा रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं स्ट्रेस कंडीशन से बीपी शुगर दोनों प्रमोट होता है, नो डाउट, लेकिन सिर्फ बीपी का स्ट्रेस ही कारण नहीं है। एक मिथ्या क्या है कि लोग स्ट्रेस में रहते हैं इस वजह से बीपी होता है, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है। हाइपरटेंशन का दो टाइप का होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन का कोई कारण नहीं है, आपको हो जाएगा। मेडिकल साइंस क्या बोलता है कि मान कर चलिए किसी का ब्लड वेसल से ही, ब्लड वेसल यानी कि मान कर चलिए पाइप जिसका मोटा हो, मतलब पाइप जिसका एरिया छोटा, तो उसमें बीपी हाई रहेगा। तो अगर पैदाइशी किसी का अगर हार्ट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, पैदाइशी किसी का ब्लड वेसल्स बहुत पतला नैरो हो, तो उस पेशेंट को बीपी होगा। तो उस कंडीशंस में कोई कारण नहीं होता है। बात रहा सेकेंडरी हाइपरटेंशन में, बहुत सारा कारण है। किडनी की बीमारियों की वजह से भी हाइपरटेंशन होता है, आप जो अभी बता रहे थे स्ट्रेसफुल कंडीशंस में भी हाइपरटेंशन होता है। आपको और भी बीमारियां, अगर मान के चले आप नमक का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं उसके वजह से भी हाइपरटेंशन होता है। आपके शरीर में मोटापा है उसके वजह से भी हाइपरटेंशन होता है। ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। प्राइमरी हाइपरटेंशन का कोई कारण नहीं है अभी तक। वो माना जाता है कि वो जन्म जाति होता है, चीज़ें में ऐसा ब्लड वेसल्स और आपका हार्ट का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है जो कि आपको बीपी की तरफ आप पेशेंट को धकेलता है। और जैसे अभी हम बता रहे थे कि शुगर में दवाइयों का जो चयन के बारे में, सेम बीपी में भी है। बहुत सारे आप पेशेंट देखे होंगे जिनको बीपी शुगर दोनों है। तो अब क्या होना चाहिए कि दवाइयों का ऐसा आपको चयन करना चाहिए या दवाई ऐसी लेनी चाहिए जो दोनों पे काम करे। अब क्या होता है कि बहुत सारे आप देखिएगा थायाजाइड ग्रुप की दवाइयाँ चलती है, ग्रुप है जो डायूरेटिक्स जिसको कहते हैं, वो दिया जाता है बीपी को कम करने के लिए, लेकिन वो शुगर को बढ़ाता है। तो अगर आप किसी पेशेंट को बीपी और शुगर है तो आप थायाजाइड नहीं दीजिएगा, नहीं तो अगर बीपी तो कंट्रोल करेगा, शुगर बढ़ा देगा। तो यानी कि कहने का ये मतलब है कि इसमें भी सेम बात है, बीमारी एक ही है लेकिन दवाइयों का जो चयन होगा वो हर पेशेंट में अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से होगा। यही इसमें भी है। आपको जब भी बीपी हो और शुगर हो या बीपी हो या किसी को शुगर हो तो उसमें लिपिड प्रोफाइल ज़रूर करवाना चाहिए। वो उसका एक मेन फैक्टर हो सकता है और उसका कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, लिपिड प्रोफाइल को। तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कहने का मतलब इन शॉर्ट हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट बीपी या शुगर से ग्रसित हैं तो उनको ज़रूर अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, खुद से दवाइयों का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। सर हमारा एक अंतिम सवाल है कि रात में देर तक जगना, तो रात भर जागना या देर रात तक जागना, या फिर सुबह में फिर काफ़ी देर से खाना खाना, तो इससे किस तरह की समस्या हो सकती है? इसमें आप जो कंडीशंस बताए उसमें सबसे ज़्यादा जो भी हम फैटी लिवर की बात कर रहे थे वो इसकी समस्या ज़्यादातर हो सकती है। और अगर देर रात तक जागना और आपको अगर अच्छे से नींद नहीं ले रहे हैं आप और सुबह ज़्यादा लेट से खाना खाना, तो ये आपको बहुत जल्दी आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है, मेटाबॉलिक सिस्टम जो आपका है वो हैम्पर होने वाला है। यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशंस होने लगेंगी, आपका फैटी लीवर होने लगेगा, आपको डाइजेशन इशू होने लगेगा, मतलब जीआईटी डिसऑर्डर आपको सबसे पहले आना शुरू होगा। इससे बचने के लिए आपको पूरी 6 घंटे से मिनिमम 6 घंटे की नींद चाहिए, 6 घंटे से 8 घंटे की नींद चाहिए और सुबह का नाश्ता ज़्यादा खाना चाहिए। अंत में हम ये बताना चाहेंगे कि जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं या बीपी हो या और कोई भी हार्ट से आप ग्रसित हैं, हार्ट के बीमारियों से ग्रसित हैं, तो उन सब पेशेंट्स को हमेशा खाना सुबह में खाना चाहिए, लेट से नहीं खाना चाहिए। हार्ट की बीमारियों में देखा गया है, ये रिसर्च है कि हार्ट की बीमारियों में अगर आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो पाया क्या जाता है कि हार्ट की बीमारियों का जो बढ़ने का रेट है वो बढ़ जाता है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई हार्ट के पेशेंट हैं तो उनको सबसे पहले नाश्ता सुबह में करना चाहिए। वो 12-1 बजे नाश्ता ना करें, वो सुबह में करें। अगर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो वो व्रत ना करें। तो जो डायबिटिक पेशेंट है वो 2 चीज़ों का हमेशा ख्याल रखें। गर्मी का सीज़न है, पानी खूब पिए। दूसरा
फास्टिंग ना रहें, वो भी सुबह में खाना खाएं, टाइमली खाना खाएं। ये दोनों बीमारियां ऐसा है कि अगर आप लेट से खाना खाते हैं या डिहाइड्रेटेड रहते हैं तो आपकी बीमारी की जो रेट है बढ़ने की वो स्पीड पकड़ लेती है। तो सबसे अच्छा ये है कि आप सुबह में नाश्ता टाइम पे करें, खाना टाइम पे खाएं। शुगर वाले पेशेंट में थोड़ा सा भी उनको चक्कर आए या वीकनेस लगे या गर्मी के वजह से उनका पसीना बहुत आ रहा हो तो नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं। मतलब गर्मियों के दिनों में शुगर के पेशेंट को सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है औसतन, और ठंड के मौसम में हार्ट वाले पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है तो शुगर पेशेंट जितने भी हैं वो अलर्ट जोन में है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुमित सर। तो हम इनसे फिर कभी जुड़ेंगे और कई और सवाल लेकर के हम आएंगे और सर से समाधान जानेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर सुमित सर, जो कि मैंने पहले भी बताया कि रेफरल अस्पताल बढ़ैया के नज़दीक और महाकाल मेडिकल एजेंसी के पास में इनकी क्लिनिक है, और सर लीवर, शुगर और किडनी रोग विशेषज्ञ हैं और बढ़ैया और लखीसराय में आकर के ये सेवा दे रहे हैं। तो इसलिए आप जो भी लोग यहाँ स्थानीय हैं, जो भी इस ज़िले और आसपास के ज़िले से संबंधित लोग हैं, वो आएँ और रेफरल अस्पताल बढ़ैया के बगल में डॉक्टर सुमित कुमार जो सर हैं उनकी क्लिनिक है, और काफ़ी कम फ़ी इन्होंने रखा है। मैं बातचीत में इनसे भी पूछ रहा था। तो आइए सर के पास आकर के आप उपचार के लिए पहुँचिए और जो भी परामर्श हो लेकर के फिर उसका अनुभव इस इलाके में शेयर कीजिए। और तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम जुड़ते हैं सर के साथ फिर कभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।